गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 22 जुलाई 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर से हम जो आर्टिकल पढ़ेंगे केवल और केवल वही आर्टिकल पढ़ेंगे जो यहाँ पर यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल होंगे। अब ये जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं इनको भी मैं आप लोगों को दो तरीके से पढ़ाऊँगी। एक होगा करंट अफेयर के नज़रिए से जो कि आर्टिकल के अंदर दिया ही होता है, और दूसरा होगा स्टैटिक के लिहाज से। स्टैटिक में क्या होता है कि वो करंट अफेयर के आर्टिकल में नहीं बताया जाता, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पेपर है वो पेपर है इंटरलिंकेज का। जितना ज़्यादा आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है चीज़ों को इंटरलिंक करने की, उतनी ही ज़्यादा आपके जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। सो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है उसका आंसर दे दीजिए। बात कर रहा है चगोस आर्कियोप्लेगो के बारे में। अब आर्कियोप्लेगो क्या होता है और चगो क्या होता है? आइलैंड्स की चेन को हम क्या बोलते हैं? आर्कियोप्लेगो बोलते हैं। तो इनके बारे में ये लगातार एक विवाद का विषय बना हुआ है दो देशों के बीच में। इनमें से कौन सी वो कंट्री है वो आप लोगों को बतानी है। ये न्यूज़ ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए आप लोगों से सवाल कर रही हूँ। ऑप्शन ए पूछता है क्या ये मॉरिशस एंड मालदीव्स के बीच में है। ऑप्शन बी बोलता है मालदीव्स एंड यूएसए। ऑप्शन सी मालदीव्स एंड यूनाइटेड किंगडम। एंड ऑप्शन डी मॉरिशस एंड यूनाइटेड किंगडम। जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए। आसान सवाल है, आप लोग मुझे पता है कि कोशिश करेंगे तो आराम से इसका आंसर दे पाएंगे। खैर फिलहाल अगर मैं आप लोगों को आंसर बताऊं तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। वाई ऑप्शन डी? क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में इसको लेके थोड़ा बहुत विवाद रहता है। यूके इसके ऊपर अपना हिसाब चाहता है, और मॉरिशस जब से आज़ाद हुआ है लगभग 1968 से, तभी से कह रहा है कि नहीं ये आइलैंड तो हमारे पास ही है। 2017-18 में भी हम देखते हैं कैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो जस्टिस है वो भी ये बोलता है कि नहीं ये तो कहाँ जाना चाहिए, मॉरिशस के पास ही रहना चाहिए। फिलहाल मैपिंग के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इसमें इंडिया का भी भाग है। इसमें इंडिया का भाग ये है क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर स्टैंड लिया है मॉरिशस का। बिल्कुल ये क्या बोल रहे हैं कि हाँ हम आपका क्या देंगे, साथ देंगे, इस विवाद के साथ भी हम आपके साथ ही खड़े हुए हैं। तो ये एक जो इंडिया की तरफ से हम देखेंगे उसके जो नेबर छोटे छोटी कंट्रीज़ भी हैं उनके प्रति भी इंडिया का जो हम देख पाते हैं यहाँ पर सहयोग करने की नीयत, या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उस लिहाज से हमारे लिए वैसे आईआर के अंदर इतना इम्पोर्टेंट चाहे बेशक ना भी हो, लेकिन प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैपिंग की देखें तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे ये इंडिया है। यहाँ पर ऊपर पहले मालदीव्स आता है, फिर सिचलीज नाम के यहाँ पर आइलैंड है। देन यहाँ पर हम मयोता को देखेंगे, मेडागास्कर जो कि काफ़ी बड़ा आइलैंड है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास लगता है वहीं पे आता है। और यहाँ पे आता है मेडागास्कर के बाद में मॉरिशस। तो मॉरिशस से और मालदीव्स के बीच में जो ये आइलैंड है चैगोस, इसको हम देख पाते हैं। कल हमने पढ़ा था बांग्लादेश और इंडिया के रिश्तों के बारे में कि इंडिया और बांग्लादेश जो है उनके क्या क्या रिलेशन रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या आगे हमें करना चाहिए, कब से ये जो रिश्ते हैं शुरुआत इनकी हुई थी। तो एक तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस के तरीके से हमने इस पूरे के पूरे न्यूज़ जो है उसको कवर कर लिया था कल। इसी के नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट हो जाएंगे, जिसमें आपको पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स होंगे इनके रिलेशन के ऊपर, जिनको आप यूँ का यूँ मेंस के अंदर ऑब्वियसली उसमें से आंसर फ्रेम करके लिख सकते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है कि कैसे जो दंगे हैं वो तो लगातार चल ही रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, लेकिन इंडिया में इसमें क्या हुआ है और क्या नए अपडेट हमारे पास आए हैं। देखिए इंडिया के लगभग 978 ऐसे स्टूडेंट थे जो बांग्लादेश के अंदर पढ़ाई कर रहे थे अलग अलग कोर्सेज़ के अंदर, और हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि हम लोगों ने इनको सेफली इवैक्यूएट कर लिया है, इनको बहुत आराम से क्या करा है, बाहर निकाल दिया गया है। फ़िलहाल आर्मी की जो गाड़ियां हैं वो पेट्रोलिंग करते हुए ढाका यानी कि कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश में देखी जा सकती है। सोल्जर्स लगातार पेट्रोल कर रहे हैं, स्ट्रीट के ऊपर आए हुए हैं, और टैंक वगैरह ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं ये किनका है? सोल्जर्स का ही है। 133 लोगों की लगभग यहाँ पर डेथ हो चुकी है, जो कि पुलिस के साथ हाथापाई के अंदर भी हुई है। और नॉर्मली जो लोग आपस में चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, जेलों को खोल रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के
अंदर आग लगा रहे हैं, तो उन सारी सिचुएशंस में भी हम देख पाते हैं। इंटरनेट और जो टेक्स्ट मैसेजेस सर्विस है वो लगातार थर्सडे से ही बंद करी जा चुकी है, अभी तक लगातार बंद है। ओवरसी टेलीफोन जो कॉल्स होती हैं वो मोस्टली फेल हो चुकी है कनेक्ट होने में, क्योंकि जो वेबसाइट है बांग्लादेश बेस्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की वो भी अपडेट नहीं हुई है और उनके सोशल मीडिया अकाउंट भी अभी इनएक्टिव कर दिए गए हैं, तो इसी वजह से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल पा रही है। कर्फ्यू लगातार लगा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि कर्फ्यू से अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको दंगाई जो है वो माना जा सकता है, समझा जा सकता है। कभी कभी थोड़ा बहुत ईज़ किया जा रहा है, जैसे 2 घंटे के लिए सैटरडे को हम देखते हैं थोड़ा सा ईज़ किया गया, ऐसे ही संडे को कि 2 घंटे के लिए लोग क्या कर सकते हैं, शॉप वगैरह पे जाकर अपनी सप्लाई वगैरह को लेकर आ सकते हैं। क्या ये कोई अलग बात है जो सिर्फ बांग्लादेश में होती है? ऐसा आप लोगों ने अपनी स्टेट में भी कभी ना कभी हो सकता है देखा हो, जब प्रेसिडेंट रूल जो होता है वो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो प्रेसिडेंट रूल के तहत में क्या होता है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है सिक्योरिटी वगैरह को मेंटेन रखने के लिए। तो ये भी कल को अगर आप एक IAS ऑफिसर बन जाते हैं तो आपके हाथों में होगा कि आप कर्फ्यू जो है वो लगाएंगे, और आपको भी ऑब्वियसली ऑर्डर मिलेगा, लेकिन ये पूरा का पूरा जो ऐसी सिचुएशन कभी बिगड़ती है तो उसके लिए आपको उसका प्रतिनिधित्व जो है वो करना पड़ेगा। अपने एरिया के जो IPS होते हैं उनको भी ये ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी, तो ये भी इसके अंदर आता है, तो सोचा आप लोगों को बताते हुए चले। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है GS पेपर 3 यानी कि हेल्थ के अंदर। अब देखिए इसमें क्या पता चला है, इसमें क्या होता है कि सेंटर ने एक स्टडी सामने आई थी जो कि इंडिया में बोल रही है कि जितनी डेथ यहाँ पर सेंटर के द्वारा बताई गई है कोविड-19 में, उसमें से 11.9 लाख ज़्यादा आदमी जो हैं या जो इंसान हैं उनकी डेथ हुई है पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से। तो काफ़ी बड़ा एलिगेशन हो गया सरकार के ऊपर कि उन्होंने क्या किया है, डेथ को छुपाया है। सेंटर ने इस बात से कतई बिल्कुल जो अपनी हामी है वो नहीं दी है, बिल्कुल उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। रिपोर्ट की माने तो देखिए ये जर्नल साइंस एडवांसेस के अंदर में छापी गई रिपोर्ट है, जिसको बोला जा रहा है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कि ये ग्रोस है, बहुत ख़राब रिपोर्ट है और मिसलीडिंग है, लोगों को एक्चुअली में बहका रही है। और ये बोल रहे हैं कि ये जो एक्नॉलेज करना था इंडिया का रोबस्ट सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, उसको स्टडी करने में टोटली फेल हो चुकी है। क्या है पूरी न्यूज़ ज़रा समझ लेते हैं। कंट्रोवर्शियल न्यूज़ है एक्चुअली के अंदर में, और क्या सच में ऐसा होता है नहीं होता है ये भी हम देखेंगे। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उन्होंने सैटरडे को डिसमिस कर दिया है स्टडी को, जिसमें 2020 के अंदर यहाँ पर जो डेथ डाटा है वो लगभग 11 लाख लोगों का ज़्यादा बताया गया है। एक स्टेटमेंट आई थी मिनिस्ट्री के द्वारा और वो बोलते हैं कि देखिए हम लोगों ने भी ये जो साइंटिफिक जर्नल के अंदर स्टडी पब्लिश की गई है अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस के द्वारा साइंटिस्ट के, तो हमने भी इसको पढ़ा, लेकिन ये एक तो अनटेनेबल है, बिल्कुल भी इसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हो। दूसरा ये अनएक्सेप्टेबल भी है, हम तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो सच्चाई है वो ज़्यादा है ही नहीं। स्ट्रॉन्गली मिनिस्ट्री की तरफ से बोला गया है कि ये जो मॉरलिटी रेट बताया जा रहा है 11 लाख लोगों का, ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हालांकि स्टडी इस बात पे पूरी तरीके से अटल स्टडी कह रही है कि नहीं, हमने जो अपना डाटा लिया है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग जो उनका स्टैंडर्ड मेथडोलॉजी होता है जो ये निभाते हैं पूरे देश के अंदर, उसी मेथड के हिसाब से हमने सर्वे किया और अपने डाटा का जो हमारे पास डाटा आया है उसको निकाला है। मेथडोलॉजी एक्चुअली में होती क्या, देखिए कभी भी अगर आप सर्वे करेंगे तो उसके लिए कुछ मेथड होना चाहिए, कोई तरीके होने चाहिए। तो 5-10 तरीके की इसमें मेथडोलॉजी जो होती है, पहले आप क्वेश्चंस वगैरह को तैयार करेंगे, अच्छे तरीके से फ्रेम किए होने जाने चाहिए, फिर उसका सैम्पल साइज़ कितना होगा ये भी डिपेंड करता है, फिर उनमें जो आंसर है उसमें आपने किन किन को यहाँ पर इंक्लूड किया है वो भी आपके जो रिज़ल्ट आएंगे उनको प्रभावित करेगा। तो बहुत सारे यहाँ पर जो आउटकम्स होते हैं उसके पीछे वही निकालते हैं, आपका रिज़ल्ट वही निकालते हैं कंपोनेंट आपके, जो बाद में आने वाली जो भी पूरी की पूरी थ्योरी होगी उसको।
फ़िलहाल हेल्थ मिनिस्ट्री की माने तो वो इस बात से पूरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं, पूरी तरीके से इसको मना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है वो एक्चुअली में जनवरी से लेकर अप्रैल 2021 के बीच में हुआ था। तो इसी वजह से उसमें तो जो 2020 और 2019 के रिज़ल्ट थे पूरी की पूरी कंट्री के, वो थे ही नहीं। तो ऐसी कुछ बातें भी यहाँ पर सामने आई, यानी कि कहीं ना कहीं पूरे तरीके से इसको नकारा जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को पीपीटी चाहिए है जो आप फिलहाल देख रहे हैं, या फिर हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ चाहिए है जो कि डेली न्यूज़पेपर से ही बनाए जाते हैं, जिसमें मेंस से रिलेटेड जो न्यूज़ होती हैं वो ज़्यादा कवर की जाती हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट के तरीके से, तो वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। और आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली इस हैंडल के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारे जीएस पेपर 2 से। अब जीएस पेपर 2 में भी हम देखेंगे, एक तो ये ऑब्वियसली गवर्नेंस के अंदर आ जाता है, दूसरा ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है सोशल जस्टिस के अंदर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं समाज के 50% व्यक्तियों की, इंसानों के बारे में। उसके अलावा भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी हमारी थोड़ी बहुत भूमिका निभाता है। तो चलिए ज़रा समझते हैं कि यहाँ पर आर्टिकल क्या कह रहा है। आर्टिकल कह रहा है इंडिया में होने वाले जेंडर गैप की। तो जेंडर गैप तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर फील्ड में होता है, लेकिन हम आज देखने वाले हैं एजुकेशन के अंदर, यानी कि शिक्षा के अंदर जो लड़का है और जो एक लड़की है, या फिर मेल है एंड फीमेल है, उनके बीच के अंदर जो भेद है, जो भाव है, भेदभाव है, वो कितना है, वो गैप कितना है। चलिए ज़रा उसको समझते हैं, और ये क्यों हमें इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी हम समझेंगे। फ़िलहाल देखिए, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है उनकी तरफ से कुछ फिगर आए हैं एजुकेशन सिस्टम को लेके। ऑल इंडिया सर्वे जो है एजुकेशन का, वो भी कुछ बातें बताता है। और इन सब से इम्पोर्टेंट और प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उनकी आता है एक इंडेक्स, तो उसी इंडेक्स को हम देखेंगे क्या किया गया है कि यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा छापा गया है 2024 का इंडेक्स। और इस इंडेक्स का जो नाम होता है वो होता है यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप्स। तो ग्लोबल ये कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, तो ये क्या होगा कि ये सभी की सभी जो कंट्रीज़ होती हैं उनको क्या करते हैं, इसके अंदर एक्चुअली के अंदर ऐड किया जाता है। वैसे तो इसमें जो टोटल कंट्रीज़ हैं जो ऐड होती हैं वो लगभग 146 कंट्री है इस देश के अंदर, या सॉरी देश नहीं, इस पूरे के पूरे जो वर्ल्ड हमारा है, दुनिया है, इसमें लगभग 205 कंट्रीज़ हैं। उनमें से 146 कंट्रीज़ में से 126वीं रैंक लेकर आया है हमारा प्यारा भारत। हमारी रैंक जो आई है इंडिया की वो आई है 126, 126वें नंबर पर हम आए हैं। तो ये तो बड़ी बुरी बात है एक्चुअली के अंदर में कि हम इतना पीछे हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हमारी जो एजुकेशन के अंदर में यहाँ पर गैप है फ़िलहाल, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो क्योंकि एजुकेशन के अंदर में एक लड़का और लड़की जो है उसमें हम बहुत फ़र्क देख पाते हैं, वो एक समस्या की बात है। क्या ये गैप हमें कैसे समझ में आता है? देखिए, अगर हम माने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जून की रिपोर्ट की, तो उसमें अपडेट फिगर्स पे पता चलता है कि एजुकेशनल अटेनमेंट इंडिकेटर जो है उसने इंडिया के जेंडर पैरिटी लेवल को एक्चुअली में पिछले साल से भी ज़्यादा नीचे हम क्या हैं चले गए हैं। पहले हम 124वें नंबर पर आते थे पिछले साल 2023 में, अब हम 126वें नंबर पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। Reason behind that is only the gap which is increasing consistently in the education field। अब कहाँ पर ये जो गैप है वो जाकर इंक्रीज होता है वो समझने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो गैप इंक्रीज हो रहा है ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से ही हो जा रहा है। जब आप प्राइमरी क्लासेस के अंदर में, यानी क्लास 1 से लेकर 3 तक की जो क्लासेस होती है, जब उनमें बच्चों का एडमिशन देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस लेवल पे 48% तक की जो बच्चियां होती हैं उनका क्या होता है, एडमिशन होता है गर्ल्स का। और यहाँ पर अगर ये 48 है तो 50.543 का हम देखेंगे कि क्या है, बॉयज़ का भी यहाँ पर एक्चुअली के अंदर में एडमिशन होता है। तो ये तो कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, जस्ट इट इज़ 2%।
ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं 8th क्लास तक लगातार ये जो गैप है थोड़ा बहुत कम होता है। जो 84 से 47% यहाँ पर वुमन होती हैं वो रह जाती हैं, कुछ बच्चियाँ यहाँ से ड्रॉप आउट कर जाती हैं और जो फिर यहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए जाती हैं, खासकर 12th जो क्रॉस कर लेती हैं। 12th तक भी ये गैप 8th के बाद जो ये गैप है ये और बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे हायर एजुकेशन में हम लोग आते हैं उस समय पे ये जो महिलाएं हैं वो केवल और केवल 48 से 28% ही रह जाती हैं। बहुत बड़ा ये डाटा है और ये तो डाटा है ग्रेजुएशन का, यानी कि जो महिलाएं क्या कर रही हैं आजकल, ग्रेजुएशन कर रही हैं। जो ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करती हैं और उसके बाद में पीएचडी करती हैं वो और भी ज़्यादा डाटा जो है वो कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मैन। यानी कि यहाँ पर जो ग्रोस इनरोलमेंट नंबर होते हैं वो मेल के बहुत ही ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 32% ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अ फीमेल। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके पीछे एक ये भी कारण है कि वुमेन जो होती हैं वो एटलीस्ट इस एज के दौरान में 25-26 तक क्या हो जाती हैं, अपनी जो मैरिज है वो कर लेती हैं, उसके बाद वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करती हैं। खास करके रूरल एरियाज़ में तो हम इसको बहुत ही प्रेवलेंस के साथ आज भी देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या किया जाता है कि वुमन के ऊपर, उनके ऊपर पैसे लगाने की बजाय सोचा जाता है कि क्यों ना उनकी शादी में ही पैसे लगाए जाए। तो जो पैसा उनकी स्टडी के ऊपर यूज़ किया जा सकता था वो नहीं किया जाता है। तीसरा स्टीम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, यहाँ पर मैथ जैसे जो सब्जेक्ट हैं वो भी वुमन बहुत कम लेती हैं। अगर ग्रेजुएशन भी कर रही हैं तो वो उन्हीं सब्जेक्ट्स में करती हैं जो कि सेंचुरी ओल्ड तरीके से उनके लिए निर्धारित कर दिए गए थे। ना वो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा जाती है, ना वो साइंस में ज़्यादा जाती है, ना ही वो मैथमेटिक्स के अंदर ज़्यादा आगे हायर एजुकेशन को परस्यू करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन वजह से जो यहाँ पर वुमन होती हैं, एटलीस्ट जो फीमेल है वो क्या नहीं कर पाती हैं, ज़्यादा अर्निंग भी नहीं कर पाती हैं। और यही उनकी आगे फ्यूचर में जाकर भी जो ये गैप है उसके कारणों का एक रीज़न ये बन जाता है। मेल जो होते हैं क्या वो ड्रॉप आउट नहीं करते? ऑब्वियसली जो मेल होते हैं यहाँ पर वो भी ड्रॉप आउट करते हैं। खास करके जो बॉयज़ होते हैं यहाँ पर, अगर हम स्कूल लेवल पे पहुँच रहे तो बॉयज़ जो होते हैं 8th के बाद में या 10th के बाद में जो बॉय होता है जब वो ड्रॉप आउट करता है तो उसके पीछे का कारण होता है लाइवलीहुड, जीवन यापन। यहाँ पर क्या माना गया है कि बहुत सारे बच्चे जो इस समय पे अपनी एजुकेशन को छोड़ते हैं, बॉयज़ के ऊपर पर्टिकुलरली ये भार रहता है कि उनको अब जाकर बाहर काम करना पड़ेगा 8th क्लास तक, क्योंकि राइट टू एजुकेशन है और उस समय तक इनके लिए कोई फ़ीस नहीं लगती है। इसके बाद फ़ीस देने की ज़रूरत होती है। तो कई बार ये देखा गया है कि इसके बाद जो बॉयज़ होते हैं जो कि अभी 13-14 साल की उम्र के होंगे या उससे भी छोटे होंगे, उनको अपने परिवार के लिए जब बाहर जाकर एक लिविंग अर्न करनी पड़ती है तो वो इस बिहाफ से भी क्या करते हैं, अपनी जो एजुकेशन है उसको पीछे छोड़ देते हैं। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें समझ में आती है और इसी वजह से जो इंडिया की रैंक है वो भी नीचे जा रही है। अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन भी करें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से, हालांकि अब ज़रूर जो हालात हैं वो संभले होंगे ऐसा मेरा मानना है, लेकिन 2011 की जो सेंसस हुई थी, जो जनगणना हुई थी, उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें पता कि ओवरऑल जो महिलाएं होती हैं वो 64.3% यहाँ पर एजुकेटेड थी। और अगर हम बात करें मेल की तो मेल जो है ओवरऑल वो 80.88% एजुकेशन या लिटरेट हम उनको बोल सकते हैं। लिटरेट यानी कि 15 साल से इनकी उम्र है और ये अपना नाम लिख सकते हैं, दैट्स इट। लिटरेसी की कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन यहाँ पर नहीं है। लिटरेसी का मतलब ही ये होता है कि आपकी उम्र 15 साल से ऊपर है यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से भी, और आप एक सेंटेंस जो होता है एक भाषा के अंदर में उसको लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो अब आपको समझ में आएगा कि कितने प्रतिशत महिलाएं जो हैं वो एक्चुअली में बिल्कुल अपना नाम तक लिखने की क्षमता नहीं रखती हैं। तो इसीलिए हमें अपनी जो फाउंडेशनल लिटरेसी है खास करके स्कूल के लेवल पर उसको ज़्यादा मजबूत करना होगा, उसको इम्प्रूव करना होगा, ताकि जो ये रूरल वुमेंस होती हैं जब ये सामने आएंगी तो जो जेंडर गैप है वो ऑटोमेटिकली, जो आज इतनी बड़ी खाई है वो क्या होती जाएगी, धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी, कम होता जाएगा।
नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है यहाँ पर कोटा से लेकर, तो जॉब के अंदर जो कोटाज दिए जा रहे हैं अलग अलग स्टेट के अंदर। अभी हमने कुछ दिनों पहले एक स्टेट है कर्नाटका, उसके बारे में पढ़ा था कि कर्नाटका में कैसे एक बिल जो था वो लेकर आया गया और उसको वापस सरकार ने ले भी लिया। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर इसको वापस इसी वजह से लेना चाह रही थी या ले चुकी है, अभी कुछ समय के लिए उन्होंने होल्ड किया है, क्योंकि वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या जो कंपनी बनाने वाले लोग थे, लीडर थे कंपनीज़ के, उन्होंने उसके प्रति अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, बल्कि एक तरीके से उन्होंने अपनी नाराज़गी ही व्यक्त की। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आप एम्प्लॉयमेंट में से अपनी स्टेट में से कंपनी जो है वो आपके स्टेट में से बाहर चली जाए तो आपका ग्रोथ नहीं होगा एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो ये भी एक प्रॉब्लम, इसी वजह से उनको भी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर नाराज़ नहीं किया जा सकता। तो क्या था ये बिल, क्या इसके फ़ायदे थे, क्या किसी और स्टेट ने भी ऐसा किया है, और अगर हुआ भी तो इसका अपोजिशन क्यों हुआ, इन सवालों के जवाब दिए गए हैं इस आर्टिकल के अंदर। बिल जो था उसका नाम था कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन इंडस्ट्रीज़। तो ये है पूरा का पूरा बिल। अब इस बिल के अनुसार माना जाए तो 2024 के अंदर इसको क्या किया गया था, कैबिनेट से इसको अप्रूवल या क्लियरेंस मिल चुकी है। अभी तक इसको असेंबली के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। अब ध्यान रखिएगा, कर्नाटका एक ऐसी स्टेट है जिसमें असेंबली भी हमें दिखाई में देती है और काउंसिल भी दिखाई देती है। काउंसिल और इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो असेंबली को लोकसभा से सेंटर में कंपेयर कर सकते हैं और काउंसिल को राज्यसभा से। हमारे देश में केवल 7 ही ऐसी स्टेट है जिनके पास काउंसिल भी होती है, असेंबली भी होती है, जिसमें हम ऑब्वियसली कर्नाटका को देख पाते हैं। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर जैसे दिल्ली को देख पाएंगे, पुदुचेरी को देख पाएंगे, दिल्ली के अंदर भी जो है वो हम देख सकते हैं इसी तरीके से। तो ये कुछ ऐसी स्टेट हैं जो हमें दिखाई देती हैं। तो असेंबली में अगर होगा तो फिर काउंसिल के पास भेजना पड़ेगा, काउंसिल जब उसको पास करेगी और फिर बाद में जब गवर्नर साइन करेंगे तभी वो जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है। और एक्ट बनने के बाद में जो भी उसके अंदर है वो क्या हो जाते हैं, उसके बाद लागू हो जाते हैं। उससे पहले आप किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, वो लागू नहीं होगा एज पर सोसाइटी के ऊपर। अब ये जो कानून था ये किस वजह से था, देखिए ये जो कानून है इसका मतलब यही था कि रिजर्वेशन देना है। किसको रिजर्वेशन देना है, रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण देना है यहाँ पर कन्नड़ के रहने वाले लोगों को। कन्नड़ा के जो 75% लोग हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। कन्नड़ा की जो नॉन मैनेजरेबल पोस्ट होती हैं उनके ऊपर सभी कंपनीज में, और सभी कंपनी क्या है, सरकारी कंपनियाँ नहीं, प्राइवेट कंपनियों के अंदर भी। और एटलीस्ट 50% जॉब मिलनी चाहिए मैनेजर लेवल की पोस्ट के ऊपर। तो ये कौन होने चाहिए, कन्नड़ के लोग होने चाहिए। अब कन्नड़ के लोग कौन होंगे, या तो जिन्होंने कन्नड़ा के अंदर या फिर कर्नाटक जो है उसके अंदर बर्थ लिया हो, जन्म लिया हो, वो एक कन्नडिगा माना जाएगा। या फिर हम देखते हैं 15 साल से वो क्या कर रहा है, कर्नाटका में ही रह रहा है और उसने डोमिसाइल जो है वो भी अब वहाँ का बनवा लिया है। या फिर इसके अलावा एक और कंडीशन थी जो कि थी कन्नड़ा लैंग्वेज की, आपको अच्छे तरीके से एटलीस्ट कन्नड़ा लैंग्वेज आनी चाहिए। इसके लिए क्या होगा, या तो आपने 12th लेवल तक कन्नड़ा जो लैंग्वेज है आपका एज अ सब्जेक्ट रहना चाहिए, या फिर आज भी आप एक टेस्ट दे सकते हैं जिसमें आपका बेसिक लेवल ऑफ कन्नड़ा लैंग्वेज जो है वो क्वालिफाई करने के लिए वो टेस्ट, आपका जो टेस्ट है वो लिया जाएगा, आपका प्रशिक्षण किया जाएगा, यहाँ पर समझा जाएगा। अब ये सब होने से कंपनियों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको लगा होगा जो अपोजिशन था उसके पीछे का कारण ये था कि देखिए इससे स्टेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है, खासकर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होती है, उससे भी असर पड़ेगा। क्यों असर पड़ेगा, क्योंकि बात यही है ना कि मान लीजिए कन्नड़ के कुछ लोग हैं, 75% आपने उनको नौकरी तो दे दी, लेकिन जो यहाँ पर महाराष्ट्र से आदमी आकर काम कर रहा था, जो यहाँ पर तमिलनाडु से जाकर काम कर रहा था उसी कंपनी में, वो उनसे ज़्यादा बेहतर था। कन्नड़ा के अंदर उतने जो लोग हैं वो उतने हो सकता है कि इस पोस्ट के लिए बेहतर ना हो, राइट। तो कंपनी तो होती है जो प्राइवेट, उनका तो पूरा का पूरा मॉडल होता है प्रॉफिट के ऊपर। अगर आप उनके ऊपर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। चलिए अब इसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी देखते हैं। तो क्या मतलब ऐसा किया जा सकता है क्या संविधान हमारा इस पर कुछ नहीं बोलता? ये तो तमिलनाडु के जो लोग हैं उनके साथ भी गलत हो रहा है कि के अंदर में नहीं दे सकते हैं कोई भी टेस्ट, तो ये तो गलत बात हो गई ना।
इसके लिए क्या बोला जा रहा है कि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 ऐसे आर्टिकल हैं जिसके बिहाफ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। कौन कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 16 हम देखेंगे, आर्टिकल नंबर 19 देखेंगे एंड आर्टिकल नंबर 35 को भी देखेंगे। देखिए क्या है, देखिए आर्टिकल नंबर जो 16 है वो अलो करता है कि पार्लियामेंट, यहाँ पर सबसे पहले क्या होनी चाहिए, आर्टिकल 16 जो कि हमारा खुद का एक फंडामेंटल राइट भी है यानी कि मौलिक अधिकार भी है, वो कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। हर किसी को, जो भी भारत का नागरिक है उसको बराबर का यहाँ पर अधिकार मिलेगा जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही होगी। और इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी के साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं कर सकते हो उसकी रेस की वजह से, उसके रिलीजन की वजह से। ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है सारी बातें, रिलीजन भी लिखा है, कास्ट भी लिखा है, सेक्स भी लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और डिसेंट भी लिखा गया है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, और प्लेस ऑफ बर्थ, उसने किस जगह में भारत के अंदर जन्म लिया। ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, आप इन सारी चीज़ों के ऊपर भेदभाव नहीं कर सकते हो, स्टेट के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। आर्टिकल 16 के अगर क्लोज 3 को देखें तो ये है कि देखिए कुछ कंडीशंस के अंदर फिर भी यहाँ पर रिजर्वेशन हो सकता है, लेकिन उसको मनाने का अधिकार भी जो है वो पार्लियामेंट के पास ही होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होगा। तो इस तरीके से तो जो स्टेट गवर्नमेंट ऐसे कानून लेकर आ रही है वो एक्चुअली में आर्टिकल 16 जो है उसको क्या कर रही है, तोड़ रही है। आर्टिकल 19 भी इसमें आ जाता है। आर्टिकल 19 जो है वो यहाँ पर बात करता है कि कैसे कोई भी जो मूवमेंट कर सकता है इंसान हमारी पूरी की पूरी कंट्री के अंदर, फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है, घूम सकता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है आर्टिकल 19। तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको एम्प्लॉयमेंट करने से रोक रहे हो, उसकी मर्जी की जगह पर जाने से, तो ये क्या हो गया कि आपने आर्टिकल 19 से भी उसको एक्चुअली में तोड़ दिया है, रोक दिया है। ये भी एक गलत बात है। आर्टिकल 35 क्या बोलता है? आर्टिकल 35 यही बोलता है कि पार्लियामेंट अकेली जो है वो यहाँ पर पावर कर सकती है ऐसे कोई रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए, अगर कोई कानून बनाना पड़े तो उसके लिए। तो 3 जो ये आर्टिकल हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक हम देखते हैं हमारे क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और इवेंचुअली आर्टिकल 35 तक भी हम इनको बोल ही सकते हैं। और जब ये आर्टिकल टूट रहे हैं, और ये आर्टिकल किस फंडामेंटल राइट का सीधा सीधा क्या मतलब है कि आपको स्टेट के खिलाफ में कुछ अधिकार मिल रहे हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली ये कोई भी आपके इन अधिकारों के खिलाफ में काम नहीं कर सकती है। तो क्या पहले ऐसा हुआ? आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड झारखंड 3 स्टेट ने ऐसा ही कानून लाने की कोशिश की गई थी। आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट जब कानून आता है 2019 में, तो उसमें भी हम देखते हैं कैसे प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर जब ये प्रोटेस्ट थोड़ा बहुत दिखाई देता है तो उसके बाद में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट तक बात पहुँचती है, और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट क्या करता है, इसको चैलेंज कर देता है। उसके बाद में जब इसको चैलेंज किया गया अंडर द आर्टिकल 16 एंड अंडर आर्टिकल 19, उसके बाद में आंध्र प्रदेश ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। हरियाणा भी ऐसा ही एक एक्ट लेकर आता है, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 के अंदर में, 2020 के अंदर में, जिसको भी चंडीगढ़, जो पंजाब हरियाणा यहाँ पर हाई कोर्ट है चंडीगढ़ के अंदर, उसके द्वारा स्टक डाउन कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। और रीज़न यही है कि देखिए अभी ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, क्योंकि इसके बिहाफ पे ही वहाँ पर नकारा गया था। तो ये सारे यहाँ पर चीज़ें रही हैं, और हम देखते हैं कि कर्नाटका के अंदर भी अभी इस बिल के ऊपर एक्चुअली में क्या क्या आगे फ्यूचर के अंदर कार्रवाई की जाती है कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धा मजान के बारे में, तो हम देख पाएंगे कि वो क्या यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आएगा। कल भी हमने देखा था कर्नाटका हाईकोर्ट के बारे में कि कैसे जो इलेक्ट्रिशियन है जुम्बोस के ऊपर में, हाथी के ऊपर में, उसके लिए एक यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा क्या किया गया था, नोटिस किया गया था पावर सप्लाई को। आज हम देखेंगे कि कैसे जुम्बोस यानी कि कर्नाटका के हाथी, उनको एक फेस्टिवल के अंदर में फीड करवाया जा रहा है। क्या है ये फेस्टिवल, कहाँ होता है, ये हम परसों भी एक्चुअली में देख चुके हैं।
लेकिन कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अफ्रीकन एंड एशियन एलिफेंट के बारे में, क्या क्या इनमें डिफरेंस होते हैं। आज फिर से, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इंटरलिंक करके हम पढ़ेंगे, तो आज फिर से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ कि एक्चुअली में जो हाथी होता है इंडिया के अंदर, उसके लिए क्या क्या प्रोजेक्ट इंडिया में लाए हैं हमने, हमारे लिए एलिफेंट का कंजर्वेशन करना क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्या इसके पीछे कारण हैं, क्या क्या गवर्नमेंट ने अभी तक इनिशिएटिव लिए हैं, ये सब हम पढ़ेंगे मेंस और प्रीलिम्स दोनों के नज़रिए से। फ़िलहाल हम आर्ट एंड कल्चर से देख लेते हैं कि यहाँ पर जो एक टेम्पल है केरला के अंदर में, जो कि अन्नायत्तू मलयालम नाम का फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसमें जो एलिफेंट होते हैं उनको लॉर्ड गणेशा का यहाँ पर एक साथी मानकर, उनका एक तरीके से, क्योंकि आपने देखा होगा कैसे लॉर्ड गणेशा जो होते हैं उनके मुख के ऊपर भी एलिफेंट का ही यहाँ पर मुंह जो है वो जोड़ दिया गया था, अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी स्टोरीज़ हैं उनके तरीके से। तो ये दिखाता है, आप हिंदू बिलीफ की माने तो ये क्या करता है, अगर आप इस फेस्टिवल को मनाते हो तो इससे जो भी आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स आ रहे होते हैं, जो भी दुविधाएं परेशानियां आ रही होती हैं, वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती हैं। अब ये टेम्पल कौन सा है, टेम्पल हम देखेंगे, टेम्पल का जो नाम है वो है श्री वदकुमन्नाथम। तो श्री वदकुमन्नाथम जो टेम्पल है केरला के अंदर, ये टेम्पल है त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर एक मेगा, काफ़ी बड़ा जो है ये फेस्टिवल के रूप में फेस्टिवल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, पहला दिन जो माना जाता है मलयालम मंथ कराईकदम का। अब ये पहला दिन कब होगा, ये मिड जुलाई से लेकर मिड अगस्त तक आ सकता है, पूरा का पूरा जो महीना होता है, तो उसके पहले दिन के ऊपर ही ये फेस्टिवल किया जाता है। इसमें बहुत सारे एलिफेंट होते हैं जिनको खाना खिलाया जाता है। एटलीस्ट 100 से ज़्यादा एलिफेंट तो यहाँ पर इकट्ठे जो हैं वो अभी के फेस्टिवल के अंदर में किए गए थे। इसमें 500 किलो से ज़्यादा राइस, घी, जैगरी, टर्मरिक, ये सारी की सारी चीज़ें मिलाकर, शुगर कैन जो कि हाथियों को खाना बड़ा पसंद होता है, गन्ना यानी कि, वो सब उनको दिया जाता है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन भी दी जाती हैं स्पेशली प्रिपेयर करके, ताकि कोई भी अगर किसी हाथी को प्रॉब्लम भी हो तो वो ना रहे। चलिए अब एलिफेंट्स के बारे में ही थोड़ा सा और समझते हैं। एलिफेंट्स की बात करें तो एलिफेंट्स की इकोलॉजिकल हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस है क्यों। एलिफेंट जो होते हैं, आप लोगों को पता होगा कि इंडिया के अंदर 60% जो एशियन एलिफेंट है उतने कहाँ पर मिलते हैं, इंडिया में मिलते हैं, उनका 60%। अब हम देखेंगे कि जो एलिफेंट है उसको इंडिया के अंदर नेशनल हेरिटेज एनिमल का दर्जा दिया गया है। दर्जा कब दिया गया था, 2010 के अंदर में। नेशनल हेरिटेज हमारे देश का क्या है, हेरिटेज होता है। एलिफेंट एक की स्टोन स्पीशीज़ के रूप में आते हैं, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो क्या करती हैं, अपना जीवन पालन करती हैं। तो की स्टोन स्पीशीज़ ऐसी होती है इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो स्पीशीज़ हैं, जो बड़ी स्पीशीज़ हैं, जिनके ऊपर हमारे एनवायरनमेंट का बहुत सारा बैलेंस टिका हुआ, उसको की स्टोन स्पीशीज़ बोला जाता है। इनका काफ़ी नोमेडिक बिहेवियर होता है। आपने देखा होगा कि एलिफेंट जो होता है वो घुमंतु होता है, उसको घूमना बड़ा पसंद होता है। ये डेली एंड सीजनल माइग्रेशन करना पसंद करते हैं, ये डेली भी कहीं ना कहीं जाते हैं और सीज़न के हिसाब से भी क्या करते हैं, माइग्रेट करते ही रहते हैं। इनके बारे में और बात की जाए तो इनको एक्चुअली के अंदर में अपना घर बनाना यानी कि इनको पसंद होता है, इनकी जो होम रेंज होती है। और इनका जो ये पूरा का पूरा ये आप जो माइग्रेशन देख पाते हैं, इसको अम्ब्रेला इफ़ेक्ट भी बोला जाता है। अब क्योंकि ऐसे इनके बिहेवियर से पहले सवाल आए हैं यूपीएससी सीडीएस जैसे एग्ज़ाम्स के अंदर में भी, तो इस से ही इसको समझा सकूं, ठीक है। और अब हम इसकी बातें करेंगे, इसके बारे में और बातें की जाएँ तो देखिए ये क्या करते हैं, लैंडस्केप आर्किटेक्ट भी इनको बोला जाता है। आर्किटेक्ट कौन होता है, जो किसी चीज़ को बनाए, जो किसी आर्किटेक्चर को यहाँ पर बनाए। आर्किटेक्ट इनको इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि ये जिस भी जगह से जाते हैं, फॉरेस्ट वगैरह से, ये वहाँ के कुछ पेड़ पौधों को हटाते हुए जाते हैं। कहीं पे जो कुछ खाते हुए जा रहे थे उनके बीज गिरा दिए हैं, वहाँ पर अलग पौधे उग रहे हैं। तो एक तरीके से ये जो अदर एनिमल होते हैं उनके लिए भी सस्टेनेंट का जो पूरा का पूरा हिस्सा है उसको क्रिएट करते हुए जाते हैं।
सीड डिस्पर्जल इनकी और बड़ी एक खासियत है एलिफेंट, क्योंकि बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं जब वो ट्रैवल करते हैं खाते समय भी, और उसके बाद जब ये डिस्चार्ज करते हैं उस समय पे भी क्या करते हैं कि बहुत सारे सीड्स को छोड़ते रहते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो एलिफेंट का जो डंग होता है वो प्लांट से न्यूट्रिशियस करता रहता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये प्योर वेजिटेरियन होते हैं, और प्योर वेजिटेरियन है तो इनकी डाइट का जो बहुत ज़्यादा हिस्सा है वो क्या होता है, प्लांट्स से ही आता है। तो इसके अंदर वही है, तो उससे होने वाली जो नरिशमेंट है वो प्लांट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये ब्रीडिंग करते हैं और इनका जो डंग होता है उसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट जिंदा रहते हैं। वाटर प्रोवाइडर भी होते हैं। देखिए जैसे ही सूखा वगैरह का टाइम आता है तो ये अलग अलग जो होल्स होते हैं ज़मीन के अंदर, वहाँ पर होल करते हैं अपने ट्रंक की मदद से, जिसकी वजह से जो दूसरी वाइल्ड लाइफ है उनको भी फ़ायदा होता है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो इनके फुटप्रिंट के कलेक्ट किए हुए वाटर के साथ में जाते हैं, या फिर इनका जो फुटप्रिंट होते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा गड्ढा जो होता है वो बन जाता है, उसमें भी यहाँ पर पानी जब बारिश आती इकट्ठी होती है तो उनको भी क्या करते हैं, पीकर जिंदा रहते हैं। फूड चेन में जो सबसे बड़े प्रेडेक्टर होते हैं जैसे टाइगर्स वगैरह, वो कभी कभी यंग एलिफेंट्स वगैरह को तो क्या कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं, लेकिन जो एलिफेंट बड़े होते हैं उनको ये हंट नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सेफ्टी के नज़रिए से बने हुए हैं। अब इंडिया में क्या क्या किया गया है, इंडिया के अंदर बने हैं बहुत सारे एलिफेंट कॉरिडोर। एलिफेंट कॉरिडोर होते क्या है, एलिफेंट कॉरिडोर जहाँ पर भी आप शब्द समझेंगे तो पहले कॉरिडोर को समझ लीजिए ना। कॉरिडोर आपको पता होता है कि एक ऐसी जगह जो एक जगह को दूसरी जगह से मिलाती हो, यही है कॉरिडोर। ये थोड़े लाइनर होते हैं, सीधे होते हैं, नैरो होते हैं, ज़्यादा जोड़े नहीं है कि ये भी जगह इतनी बड़ी है, ये भी जगह इतनी बड़ी है और ये भी इतनी है, नहीं, ये क्या होते हैं, बीच में कम साइज़ के होते हैं, नैरो होते हैं थोड़े से। नेचुरल हैबिटेट होता है ये, यानी कि जंगल ही जंगल से मिला हुआ, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, जो एक हाथी को दूसरे सिक्योर हैबिटेट में जाने में मदद करता है ताकि कोई भी उनको डिस्टर्ब ना करे, ह्यूमंस वगैरह। तो हमने क्या किया है, ऐसी जगहों पर वैसे ही ह्यूमन एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। कभी कभी अगर किसी को जाना भी है इस जगह से तो उनको राइट ऑफ पैसेज लेना पड़ता है। वो कहाँ से लेना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया से। तो जो WTI होता है वहाँ से आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट ऑफ पैसेज लेना पड़ेगा, तब आप वहाँ से जा सकते हो। इसके अलावा अगर प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था उसके तहत पे हम देख पाएंगे कि ऐसे इंडिया के अंदर में अभी तक 101 वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बने हुए हैं, यानी 101 जगहों के ऊपर बहुत ही कम जो मूवमेंट है वो ह्यूमंस की हम देख पाते हैं। मोस्टली जो ये कॉरिडोर्स है वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बने हैं और फिर साउथ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया के अंदर में ज़्यादा दिखाई देते हैं। नॉर्थ इंडिया में आपको बहुत कम दिखाई देंगे। अब ये बने तो हुए लेकिन इनको भी कुछ ना कुछ खतरा होगा, राइट। इसीलिए तो हमने पहला आर्टिकल भी देखा कि कैसे हाई कोर्ट भी है जो है वो सुओ मोटो अपनी मर्जी से इसमें कॉग्निजेंस ले रहा है, अपनी मर्जी से कार्रवाई कर रहा है। तो इनका देखिए थ्रेट क्या है, खतरे क्या है, हैबिटेट लॉस। ये जहाँ पर रहते हैं वो एक्चुअली में इनसे छीन लिए जाते हैं। कैसे छीन लिए जाते हैं, या तो इनके रहने की जगहों को फ्रेगमेंट किया जा रहा है, टुकड़ों में बांट दिया जा रहा है खेती करने के लिए अलग अलग कामों में, या फिर कुछ डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उन कारणों की वजह से भी उनका डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे माइनिंग करनी है, कोई इंपॉर्टेंट एरिया लग रहा है, टूरिज्म करना है, रेलवे बनानी है, रोड बनाने हैं, इलेक्ट्रिक फेंसिंग करनी है, इन सब की वजह से भी जो इनका हैबिटेट है, जो इनका घर है जहाँ पर इनको रहना चाहिए, उसका जो क्षेत्रफल है वो लगातार कम होता जा रहा है। एलिफेंट को एक एक्सटेंटिव ग्रेजिंग ग्राउंड चाहिए। आप सोच ही समझते हैं कि हमें पता है कि ये मैट्रियार्कल होते हैं। एक फीमेल एलिफेंट जो होती हैं वो यूजुअली इनको लीड करती हैं, इनको अपने पीछे पीछे रखती है, बताती है क्या करना है क्या नहीं करना है। इनका साइज़ ही देख के पता चलता है कि ग्रेज करने को, यानी कि चरने के लिए इनको बहुत बड़े ग्राउंड की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, राइट। तो क्योंकि आप इनको बहुत छोटी जगहों पे अकोमोडेट नहीं कर सकते हो, इसी वजह से इनको लार्ज एरिया चाहिए। और जब ये लार्ज एरिया इनसे छीना जाएगा तो ये सिंपल सी बात है कि अलग जगहों पर बाहर आकर खाने के लिए आएंगे।
जब ये बाहर आते हैं तो क्योंकि इन्हीं के एरिया के ऊपर में यहाँ पर खेती की जा रही है, तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, उन्हीं खेतों में से फूड को चुराने लग जाते हैं। हो सकता है शुगरकेन की खेती हो रही है। अब इसी कारण से ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है, जिसमें बहुत सारे हाथी जो है उनकी डेथ हो जाती है, काफ़ी सारे ह्यूमंस की भी डेथ होती है। 400 से ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो एनुअली इन इनकाउंटर्स में मारे जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर लगभग 20 से 30 हाथी भी जो होते हैं वो भी इसी इनकाउंटर की वजह से उनकी भी डेथ हो जाती है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बात है, हमें इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। मिटिगेशन कैसे किया जा सकता है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया बनाइए, आप इनको छोड़ दीजिए, इनके हाल पे ये बड़े अच्छे से जी लेंगे। अगर हम इनके घरों को उजाड़ना छोड़ दें तो ये आराम से रहेंगे, आराम से अपना जीवन यापन करते रहेंगे। तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जो एरियाज़ है उनको बनाना चाहिए ताकि इनकी प्रोटेक्शन हो सके। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में थोड़ा बहुत। प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है, देखिए प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये हो जाता है इकोनॉमी की टर्म। ये क्या है, इसका क्या मतलब है, सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। 100% पैसा सेंटर नहीं देती है, हो सकता है सेंटर 60% दे रही हो और 40% कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है वो 1992 के अंदर में इंडिया में लॉन्च किया गया था। रीज़न यही था कि जो इनके नेचुरल हैबिटेट होते हैं उन्हीं के अंदर इनका कंजर्वेशन करना है, इनको संरक्षित रखना है। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आता है, हम देखते हैं 1972 के अंदर, और प्रोजेक्ट एलिफेंट आता है 1992 के अंदर। तो ऐसे भी आप इनको याद कर सकते हैं कि आगे और पीछे के सब सेम है। ये 20 साल के बाद आया था, वाइल्ड लाइफ इंट्रोडक्शन जो प्रोटेक्शन एक्ट आता है उसके बाद में। अब इसके क्या क्या जो पूरे के पूरे उद्देश्य थे वो भी देख लेते हैं। इसमें स्टेट्स जो होंगी वो सारी की सारी पॉपुलेशन जो है वाइल्ड एलिफेंट्स की उसकी काउंटिंग रखेंगी, संभाल के रखेंगे, उनको पता होना चाहिए कितने हाथी हैं। इसके अलावा उनके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए, क्योंकि अगर हम एशियन एलिफेंट की बात करें तो हमें पता है ये 48 से 50 साल की उम्र तक जिंदा रह सकते हैं। अफ्रीकन एशियन की एलिफेंट जो होती है उनकी उम्र ज़्यादा होती है, वो 70 सालों तक भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन क्योंकि इंडिया में केवल और केवल एशियन एलिफेंट ही पाए जाते हैं तो इसी वजह से हमें क्या करना है कि ऐसे वायबल पॉपुलेशन उनके नेचुरल हैबिटेट में रखो और इतना सारी चीज़ें उनके लिए रखो ताकि वो अच्छे से लॉन्ग टर्म सर्वाइवल जो है अपना वो कर सकें। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को भी क्या किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है कि वो भी एड्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमें साइंटिफिक एंड जो प्लांट मैनेजमेंट मेजर्स है कंजर्वेशन के लिए एलिफेंट के लिए वो भी बनाने चाहिए। और साथ ही में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि इनको पोचर से हमेशा बचाना है, शिकारियों से बचा कर रखना है जो इनको इनके दांतों की वजह से इनको मारेंगे, इनकी स्किन के लिए इनको मारेंगे। खास करके जो आइवरी ट्रेड होता है यहाँ पर इनके दांतों के लिए, तो वो क्या करनी है, हमें स्टॉप करनी है। कुछ अदर इनिशिएटिव भी लिए गए हैं जैसे कि हाथी मेरा साथी। हाथी मेरा साथी आप लोगों ने सुना होगा किसी गाने की धुन में या किसी मूवी का नाम, बट एक्चुअली में इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी खास करके मिनिस्ट्री ऑफ जो एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उन्होंने पार्टनरशिप की थी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ में, और तब इसको लॉन्च किया गया था 2011 के अंदर में इंडिया में और दिल्ली के अंदर। एलिफेंट 8 नाम की यहाँ पर मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग्स भी हुई थी। एलिफेंट 8 क्या होती है, देखिए एलिफेंट जो 8 होती है वो 8 कंट्रियों का समूह है। एलिफेंट 8 क्या है, 8 कंट्रीज का समूह। आपने कई बार सुना ही होगा ना, G20 ग्रुप ऑफ 20, G7 ग्रुप ऑफ 7, G77 ग्रुप ऑफ 77, ये सभी कंट्रीज एक साथ मिलती है। ऐसे ही जब आप किसी भी चीज़ के पीछे 8 या 7 देखें तो समझ जाइएगा ये 7 या 8 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। अब इसमें आती है इंडिया, बोत्सवाना जो कि अफ्रीका के अंदर है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अगेन अफ्रीका, इंडोनेशिया, केन्या, श्रीलंका, तंजानिया एंड थाईलैंड। ये ऐसी 8 कंट्रीज़ हैं जो साथ में मिलकर पब्लिक इनिशिएटिव लेकर यहाँ पर अवेयरनेस फैलाना चाहती हैं लोगों के बीच में कि उनको क्या हो, जागरूकता आए, पता चले कि क्यों हम लोग जो हैं वो एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता भी यहाँ पर बना सकते हैं इन कंट्रीज़ के साथ में और हाथियों के साथ में, राइट।
इसके अलावा प्रोजेक्ट रीहैब के नाम से भी यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं। अब रीहैब क्या होता है? रीहैब का जो मतलब है उसका मतलब यही है कि हमें क्या करना होगा। रीहैब आप लोगों ने सुना होगा ना, किसी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना, यानी कि ह्यूमंस और एलिफेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको प्रिवेंट करना है। उसके लिए इनोवेटिव वे लेकर आने हैं जिसमें किसी को भी नुकसान ना हो। जैसे कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा भी ऐसा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया गया था। प्रोजेक्ट ने सिंपली यही काम किया है कि जो कर्नाटका के कोदाकू डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर में क्या किया है, जो एलिफेंट की प्रेजेंस है प्लेसेस के ऊपर को उसको रिड्यूस कर दिया गया, उनको अदर नेचुरल हैबिटेट के अंदर भेजा जा रहा है। इसकी वजह से वैसे दूसरी स्टेट के अंदर में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन अभी माना जा रहा है कि जो और एलिफेंट अटैक की वजह से स्टेट ग्रसित हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, तमिलनाडु, केरला, उनके अंदर भी जो ये प्रोजेक्ट रीहैब है उसको लेकर आया जाएगा। अब इसमें किया क्या जा रहा है ऐसा जिसकी वजह से एलिफेंट आ ही नहीं रहे हैं? इसके लिए इनोवेटिव बहुत ही सोचे समझे तरीके लाए गए हैं, जैसे कि बी बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। मधुमक्खियाँ, अब मधुमक्खियाँ किसको पसंद होती है? ऐसे ही हाथी को भी पसंद नहीं है, उनको भी पता है कि काट लेगी, हालांकि स्किन पे चाहे बेशक इतना फर्क ना पड़े, लेकिन आपको पता है ना नाक से एक चींटी हाथी को जो है गिरा सकती है, तो वही वाला खेल है। एज अ फेंस की तरह इलेक्ट्रिसिटी में तो उनकी जान चली जाती है, लेकिन उनके अगर आप बी बॉक्सेस रखते हैं तो वो एज अ फेंस की तरह काम करेगा। एलिफेंट को बहुत डर लगता है हनी बीज से, खासकर कहीं वो उनकी आंखों में ना चली जाए, खासकर कहीं वो उनकी सूंड के अंदर ना चली जाए, इसी वजह से। और जो बज करती हैं बीज, ऐसी जो आवाज़ें निकालती रहती हैं जो हमें भी इरिटेट करती है। एक मच्छर जब आपके कान के पास आकर भिनभिनाता रहता है तो कितना इरिटेटिंग लगता है, कितना गुस्सा आता है जब सोने वाले होते हो। तो ऐसे ही जब ये बजिंग करती है किसी एलिफेंट के कान में जाकर तो उसको भी बड़ी इरिटेशन होती है। तो इसी वजह से एलिफेंट यहाँ पर आना बंद करते हैं। कि ये इनोवेटिव तरीके का ये एक हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके अलावा एशियन एलिफेंट अलायंसेस देखने को मिलती है जिसमें जो 5 NGOs हैं उन्होंने साथ में मिलकर कोलिएशन किया है। एक जो है एलिफेंट फैमिली, दूसरा है इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर, IUCN, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड लैंड ट्रस्ट, ये सब हम यहाँ पर देख पाते हैं। IUCN को कैसे भूला जा सकता है? IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ जो भी यहाँ पर नेचुरल हमारे एनिमल्स होते हैं उनके लिए। तो ये क्या कर रहा है, एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप बना रखा है इन्होंने, ASESG, एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप। ये एक ऐसा वॉलंटरी स्पेशलिस्ट का ग्लोबल नेटवर्क का ग्रुप है जो कि स्टडी, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ जो एलिफेंट्स हैं उनके साथ में जुड़ा हुआ है। ये इंटीग्रल पार्ट है स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन का भी, SSC, जो कि IUCN के द्वारा ही यहाँ पर बनाया गया है। गजा, जो कि गज क्योंकि हिंदी में एलिफेंट का नाम होता है, तो गज नाम की भी यहाँ पर जो बाय एनुअल एक जर्नल होता है जिसको पब्लिश किया जाता है यहाँ पर एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप के द्वारा। इसमें 13 स्टेट्स यानी कि कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, जिसको पहले हम देखते हैं कि इस एरिया में नहीं भी रखा गया था क्योंकि यहाँ पर एशियन एलिफेंट पाए जाते हैं, तो इसी वजह से इनको क्या किया, इंट्रोड्यूस किया गया। फिर इसमें म्यांमार भी आती है, नेपाल भी आता है, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारी की सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इसका भाग बनाती है। सुमित्रा के अंदर भी हम देख पाते हैं, सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का ही एक आइलैंड है, तो वहाँ पर भी जो एलिफेंट है वो पाए जाते हैं। खैर अभी बढ़ते हैं आगे और समझते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर आए हुए आर्टिकल को। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो ये आर्टिकल है ये बात कर रहा है उन एनिमल्स के बारे में जिन्होंने बैक्टीरिया को अपनी एंटीबॉडी बना लिया है। अब ये कैसे हो गया, चलिए समझते हैं। देखिए, एक बहुत ही छोटा सा हम एनिमल को देख पाते हैं। ये जो एनिमल है ये एक कैसा एनिमल है, फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाला। लेकिन फ्रेश वाटर पानी में रहने वाले तो या तो रेप्टाइल होते हैं या फिश होती है। एनिमल क्यों रहते हैं, इसके पीछे का रीज़न है। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ क्योंकि ये जो बहुत ही छोटा क्रिएचर है, बहुत टाइनी है, जिनको रोटिफर्स के नाम से जाना जाता है। ये जो रोटिफर्स होते हैं इनका पूरा का पूरा एक नर्वस सिस्टम भी होता है। ये क्रॉल करते हैं, चलते हुए क्रॉलिंग करते हैं,
और इनकी खुद की मसल्स को भी हम देख पाते हैं। और व्हील एनिमल इनको बोला गया है कि जैसे ये क्या कर रहे हैं, इनके पैर नहीं है, व्हील की तरह ये काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे व्हील चेयर के ऊपर आपने इंसानों को भी देखा होगा, तो वैसे ही ये जाते हैं। इनका एक सर भी होता है, इनका माउथ भी होता है, इनका गट भी होता है, इनकी मसल्स भी होती है, इनकी नर्व्स भी होती है अदर एनिमल्स की तरह। लेकिन बात यह है कि जितना आपके सर का एक बाल होता है उतना ही छोटा और उतना ही पतला ये एनिमल है। सोच सकते हैं आप, अपने एक हेयर को अपने हाथ में अभी टच करके देख सकते हैं, तो इतना छोटा है ये। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हो गया, हमने ऐसा क्या निकाल लिया। देखिए, ये जो एनिमल हमें इतना छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये क्या करता है कि इसकी बॉडी के अंदर जो जीन्स होते हैं, जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर है, जब भी इनको किसी बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पर कोई फंगस वगैरह का वायरस वगैरह हो रहा होता है, तो ये क्या करता है कि जो जीन्स के अंदर इन्होंने कुछ बैक्टीरिया से यहाँ पर उनकी माइक्रोब्स को रखा हुआ था, और वो भी कैसे, जेनेटिक जीन्स जो हमें होते हैं वो जेनेटिक तरीके से मिलते हैं, हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं, वैसे ही अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं, और एंटीबॉडी बनती है तो क्या हो जाएंगे, ये अभी ज़िंदा रहेंगे, उससे लड़ पाएंगे। सीधी सी बात है, एंटीबॉडीज़ का मतलब यही होगा। तो ऐसा ही, क्योंकि ये इस तरीके से कर पा रहे हैं, तो हम भी एज अ ह्यूमंस ऐसा ही देख सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया से उनकी बॉडी से क्या ले जा सकता है, उनकी बॉडी के माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम निकाल सकते हैं, माइक्रोब्स को निकाल सकते हैं, जो कि हमारे ह्यूमंस के अंदर भी बहुत सारे वायरस पे, क्योंकि वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया पे भी अटैक करता है, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो खुद को इम्यून करना चाहता है वायरस से। अब वो जब उस पर अटैक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, उसकी बॉडी के अंदर कभी ना कभी जनरेशन्स के बाद में एंटीबॉडीज़ तो आएंगी। तो जब वो उनसे इम्यून होता है, तो अब इन्हीं एंटीबॉडीज़ को हम भी निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाहर। इनको एक्सट्रैक्ट करके हम आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं, और जिनका इस्तेमाल ह्यूमन मेडिसिन्स के रूप में किया जा सकता है। ये है पूरा का पूरा इस आर्टिकल का सार। खैर, फिलहाल यहीं पे हमारा जो न्यूज़पेपर है वो हो जाता है ख़त्म। थैंक यू सो मच जो भी मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं सुबह 5 बजे, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।